हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगेन नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो कॉमर्स एमसीक्यूज की जो स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी एचपीएसएससी जेओ के लिए, अकाउंट्स की जो वैकेंसी आई है उन सभी के लिए। जो हमारा टारगेट है जॉब के रिगार्डिंग में आप सभी को पता है कि 90% प्लस स्कोर करना पड़ेगा। देखो सीट कम है, कॉम्पिटिशन्स काफ़ी हाई है, तो इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ कि अगर आपकी 90% स्कोर नहीं आती है तो भैया दिक्कत वाली बात है। और आज की क्लास, जी हाँ मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो आज की जो क्लास है उसका जो स्कोर है वो 90% प्लस होना कंपलसरी, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस को जो लेवल है ना वो काफ़ी नीचे रखे गए हैं। तो मैंने क्वेश्चंस को काफ़ी नीचे रखा है। इस तरह के आपको 2-4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, और ये सब क्वेश्चंस आपको एनी हाउ सही करने हैं, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जिनको आप मिस्टेक्स करोगे तो भाई टफ वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, फिर वो वाला एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो अगेन ध्यान में रखना है, स्कोर्स अच्छे से करने हैं, सिस्टमेटिक वे में आराम से ध्यान देकर के क्वेश्चंस का आंसर दें, तभी जाकर के मिलेगा। और अगेन फिर से वही बोलूँगा कि अगर आपका स्कोर 90% प्लस है देन ठीक है, और नहीं तो एक बार सोचने की ज़रूरत है, खुद जरूर सोचना कि अगर कम आते हैं देन क्या होगा। और जिनके भी 10 में से 9 स्कोर आए कमेंट करके ज़रूर बताओ कि यस सर हमने 10 में से 9 अचीव किए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगेन जिन्होंने अभी तक हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और सक्सेस कोर्सेज वगैरह जो भी हैं आपने जरूर इनरोलमेंट लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not an example of financing activity with reference to cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली वो चीज़ें लेता है जो डे टू डे में जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग पार्ट जो बिजनेस का है उसको लाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो टर्म्स लाता है जिसमें हमारा एसेट्स रेफरेंस होता है, एसेट्स की खरीद बिक्री होती है, उसको लाते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बेसिकली आपके सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि आपने पैसे कहाँ से रेज किए, कहाँ पर लगाएं, मतलब एक एसेट वाला पार्ट है, एक लाइबिलिटी वाला पार्ट है। सिंपल सी भाषा में समझो, ऑपरेटिंग में मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कि ये बिजनेस के जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी उनको देखेगा। फिर मैंने बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें एसेट से जुड़े हुए, जी हाँ वो भी फिक्स एसेट से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स होंगे जनरली हम लोग उसको लाते हैं। फिर आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, जो लायबिलिटी वाला टर्म्स था, ठीक है ना, उसको लाता है, और उसमें भी जो भी सोर्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखते हैं एज वेल एज शॉर्ट टर्म रखते हैं। चलो शॉर्ट टर्म भी मैं बाद में एग्जांपल्स के साथ ये भी समझा दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में तो ये पैसे आना और पैसे जाना दोनों को ध्यान में रखता है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन अगेन लायबिलिटी का एक हिस्सा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिविडेंड पेड, आपने डिविडेंड दिया, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने फंड रेज किया तो फंड का जो खर्चा है वो भी फाइनेंसिंग का ही टर्म आएगा, तो ये भी हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट लिखा हुआ है मतलब अगेन ये लायबिलिटी वाले टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड को दिखला रहा है हमारा। अगेन ये क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ये किसका पार्ट है, अभी जस्ट हमने बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। भैया हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट है उनमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में क्या सही है। एस्टिमेटेड जो हमने माना हुआ है, स्टैंडर्ड जो बेसिकली एक फुलफिल हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब आप बोल सकते हो जो रियलिटी में आप देख रहे हैं। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो अगर मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करूँ तो स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग
स्टडीज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स कोस्ट है वो साइंटिफिक स्टडीज और इंजीनियरिंग स्टडीज के थ्रू आया है, जबकि जो हमारा स्टैंडर्ड, जो हमारा एस्टिमेटेड कोस्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, नहीं, ये गलत है। स्टैंडर्ड कोस्ट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, स्टैंडर्ड जो हो चुका है, और एस्टिमेटेड हमने एनालिसिस किया कि यार कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस करेंगे, यार कुछ ये बदलाव करेंगे ना, तो हम इस खर्चे तक पहुंच सकते हैं। से इस पेन को बनाने में अभी तक में 50 रुपये खर्चा आ रहा है। हमने सोचा कि कुछ ऐसे ऐसे बदलाव ला दिया जाए, कुछ इसके कलर्स में चेंज कर दिया जाए, कुछ रॉ मटेरियल में बदलाव हो जाए, कुछ मशीनरी में चेंज हो, तो इसकी प्राइजेस में ना हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता है, इसको काट दो। ट्रू वाले सेंस में बात करूं तो स्टैंडर्ड कोस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड कंपेयर टू एस्टिमेटेड कोस्ट। स्टैंडर्ड कोस्ट जो है वो काफी फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड हो सकता है कंपेयर टू एस्टिमेटेड कोस्ट। बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट अब जो हिस्टोरिकल बेस पर है, लोग जब नया बनाते हैं, कुछ नया इनोवेशंस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बदलाव आ जाता है उसमें, तो वहां पर क्या हो जाता है, बदलाव आ सकता है उसमें। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट में थोड़ा सा चेंज लाना तकलीफ है, क्योंकि एक न्यू इनोवेशन करना, एक न्यू चीजें को ढूंढना थोड़ा सा टफ जॉब होता है, तो ये अपने आप में डिफिकल्टी है। सो सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज्यूम टू इंक्रीज। बोला जा रहा है कि कौन सा वो अप्रोच होगा जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, विथ लिवरेजेस। जैसे जैसे लिवरेज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, इक्विटी के जो खर्चे हैं भैया वो बढ़ रही है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है विद द इंक्रीज यूज ऑफ लिवरेज। लिवरेज इंक्रीज करने के बावजूद कॉस्ट ऑफ जो है जो एवरेज कॉस्ट है वो रिमेन कांस्टेंट है। मतलब अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू बनाना चाहो, ये हमने एक लाइन ले लिया, ये कौन सा लाइन है, एवरेज कॉस्ट KO। KE जो है यहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो क्या है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लिवरेज। तो भैया ये रहा KE जो बढ़ रहा है। डेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, डेट को छोड़ दो। अगर आप डेट भी लिखना चाहो तो अगर एक लाइन और आप ध्यान से देखो, ये डेट अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, ये किसका पिक्चर दिख रहा है। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम आ रहा है देन वेल एंड गुड। इसकी कंप्लीट डायग्राम हमने आपको यूट्यूब में बताई है, जरूर देखना, पूरी की पूरी डायग्राम हमने समझाई है। एंड राइट आंसर इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। हमने आपको नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और वोल्टर अप्रोच और MM अप्रोच, इन सभी के बारे में डिटेल वाइज क्लासेस दी हुई हैं, जरूर जा करके देखना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोलता हूँ डायग्राम याद रखो। देखो ये क्वेश्चन से हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम सबसे आसान है। तो डायग्राम पिक्चर दिमाग में जल्दी विजुअल्स होते हैं, तो कोशिश करें कि इसको पिक्चर के थ्रू बनाने का, देखो फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो अनयूटिलाइज्ड है। अकाउंट स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन क्लेम अंडर सेक्शन 54। बोला जा रहा है शेल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोला जा रहा है कि जो अंडर सेक्शन 54 है उसके तहत जो कैपिटल गेन आपने लिया हुआ है, जो कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, कैपिटल गेन आपको जनरेट हुआ, आपने अंडर सेक्शन 54 के तहत में एग्जम्पशन लिया, उस अमाउंट का आपने, सपोज कोई अमाउंट बच गया, उसका आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में कितने समय तक वो ट्रीट कर सकते हैं और फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें ये बताना है। फटाफट चूज करो क्या होगा, 2 साल 3 साल। देखो दो चीजें समझना है, 2 ईयर एक्सपायर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर या फिर डेट ऑफ डिपॉजिट, 3 ईयर डेट ऑफ ट्रांसफर या डेट ऑफ डिपॉजिट। बस आपको ये समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्रांसफर समझना है और डिपॉजिट समझना है, देन आपको टाइम शेड्यूलिंग। राइट आंसर इज 3, वो भी ट्रांसफर। जब ट्रांसफर हुआ उस समय से 3 साल का आपको टाइम मिलता है। अगला क्वेश्चन, हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है।
टी फॉर्म के बिल की जब बात होती है तो हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। देखो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 तो सही है विथ डेट, तो ये बात ध्यान में रखो। पहला चीज 28 डे वाला जो टी बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, बिल्कुल सही बात है। 364 दिन वाला जो टी बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में। ये लॉन्ग दोनों है तो शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म में भी और जो बोलते हैं ना एकदम शॉर्ट टर्म वाला टर्म्स में आता है, ये उसके लिए लाया गया था और थोड़ा सा बाद में उसको और टाइम देने के लिए 90 फिर बाद में चेंजेस हुई थी। 182 जो आया था वो 1986 में था, वो बिल्कुल सही है। 273 डे भाई ये आता ही नहीं है, ये आता ही नहीं है, राइट आंसर डी। तो यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गया कि 273 होता नहीं है। दूसरा 28 डे वाला 1998 में, 364 वाला 1992 में, 182 दिन वाला 1986 में। डेट के साथ याद रखेंगे, टी बिल वाले क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगेन जिन्होंने अभी तक फॉरटास्टिक बैच में इनरोलमेंट नहीं लिया डेफिनेटली जाकर के ले लो, क्योंकि लाइव रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग सेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये मिस होगा भाई दिक्कत हो जाएगी। तो सक्सेस चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा और प्रॉपरली स्टडी करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कोर्स निकाला हुआ है। सिलेबस बड़ा है, एक चीज मैं पहले बता दूं कि सिलेबस भाई बड़ा है, तो सिलेबस बड़ा है तो मेहनत करना पड़ेगा। और 110% जॉब टारगेट बैच है 2022 को ध्यान में रखते हुए। इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 साल दी गई है, ठीक है, बट इसका जो सिलेबस है वो हम लोग फरवरी के एंड तक खत्म कर लेंगे। जी हाँ, फरवरी के एंड तक खत्म कर लेंगे और आपकी एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ने के लिए रिविजन्स के लिए प्रॉपर टाइम भी मिल जाएगा। एग्जाम्स के बाद लाइक अभी आपकी एचपी के बोल सकते हो पीजीटी का भी एग्जाम होने वाला है, बाद में और भी अकाउंट्स के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए आपके पास और भी पढ़ने का टाइम रहा है। दैट्स वाई हमने आपको 1 साल की वैलिडिटी प्रोवाइड की है। और कोई भी क्वारीज होता है डायरेक्टली आप ऑफिस के नंबर में कॉल करके अपने क्वारीज को दूर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एनालिसिस सुटेबल है। किस चीज के लिए सुटेबल है भैया वो बताना है। रिस्क रिटर्न एनालिसिस इज फाइनेंशियल डिसीजन। देखो यहां पर हमें ये बताना है कि किसमें कितना रिस्क है और उसके कंपैरिजन में कितना रिटर्न आता है। मतलब रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करनी है और उसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो है हमारा CAPM मॉडल, यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो एनालिसिस होती है ये प्रॉपर है बिकॉज ऑफ ये रिस्क और उससे होने वाले रिटर्न को प्रॉपरली कैलकुलेट करती है, ठीक है ना। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वीकनेस है, उसको अच्छे से देखने के लिए बनाया गया है। कैपिटल गियरिंग हम अपने पैसे का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसको देखने के लिए बनाया गया है। ओके, CAPM के बारे में कुछ और भी डिटेल दे दूं आपको। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो रिलेशनशिप बताता है, सिस्टमेटिक रिस्क की ओर ले जाता है, जो कि एक कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरह से एक एसेट, किस तरह से एक स्टॉक, एक पर्टिकुलर चीज में डिसीजन लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक तरह का सिस्टमेटिक रिस्क को भी देखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच पैरामीटर, इनमें से कौन सा पैरामीटर नॉट कंसिडर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा नहीं आता। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है भाई, इस क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझाया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी आती है, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आती है, बट ट्रेडिंग एक्टिविटीज ये नहीं आता है क्वेश्चन में, नॉट सेंस में पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following physical capital is a working capital? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक फिजिकल कैपिटल है प्लस वर्किंग कैपिटल है। किसके लिए भैया, एक फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग एक फिजिकल कैपिटल तो है, बट ये एक फिक्स एसेट है। टूल्स एक फिजिकल कैपिटल तो है, बट ये एक फिक्स एसेट है।
मशीनरी अगेन एक फिजिकल कैपिटल है बट फिक्स एसेट है। रॉ मटेरियल एक फिजिकल कैपिटल है प्लस एक वर्किंग कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल फिक्स्ड एसेट मतलब, वर्किंग कैपिटल मतलब जो फ्रिक्वेंटली आप यूज करोगे जिसमें बदलाव आता रहे, ये हो गया वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। बिल्डिंग्स एक बार लिया दोबारा जरूरत नहीं है। टूल्स मशीन जो टूल्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं एक बार खरीदा बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, इवनली आप हर साल नहीं खरीदते हो। ठीक है। मशीनरी एक बार सेटअप कर लिया, हर साल बार बार नया मशीन चेंज नहीं करते हैं, तो ये सब चीजें आ गई। रॉ मटेरियल पेन बनाने के लिए सपोज मेरी फैक्ट्री है भाई, मैं बार बार खरीदूंगा तभी तो पेन बनाऊंगा, तो ये क्या है, फिजिकल भी है साथ ही साथ में वर्किंग भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमें यहाँ क्या करना है, लिस्ट को मैच करना है। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, गोल्डन अप मॉडल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रीऑर्डर लेवल। ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं भी आता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लिस्ट को मैच करने में सबसे आसान क्या है, यहाँ 4 ऑप्शन है ना, चारों में सबसे अच्छा आसान ढूंढो। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो यहाँ पर सब इजी है, बट फिर भी देखो सबसे आसान मुझे दिख रहा है ये। रीऑर्डर लेवल कहाँ पर आता है, ध्यान से सोचो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ईओक्यू का पढ़ा है, तो उसमें आता है। ईओक्यू किससे जुड़ा हुआ था सर, ईओक्यू जुड़ा हुआ था इन्वेंट्री से, यानी कि स्टॉक्स से, यानी कि डी का तो भाई ये ए होगा 1 वाला, डी का 1 देखो। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस काट दो, जो कितने आसान हो गए आपके लिए, हो गया ना, कितने आराम से काम बन गया। अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस चीज को दिखाता है सर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ना हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है इसके बारे में बताता है। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो कितने समय में मेरे पास वापस आ जाएगा इसके बारे में बताता है। हमें फाइनेंशियली डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मतलब अल्टीमेटली ये है, आउटफ्लो एंड इनफ्लो बोथ चीजों को वो देख लेता है। कैपिटल बजटिंग इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ ये इस चीज को देख रहा है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं एंड पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इन चीजों को प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में ये चेक कर लेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो भाई ये वाला भी कट गया, सिर्फ एक बच गया, अब यही सही होने वाला है। अगर मैं गोल्डन मॉडल की बात करूं, ये किस चीज को दिखाता है, डिविडेंड थ्योरी है ये एक तरह का। हमें कितनी डिविडेंड देनी है, सपोज हमने अर्न किया है 10 करोड़ रुपए, इसमें से कितना प्रतिशत हमें अपने पास बिजनेस में डालना है और कितना प्रतिशत एज अ डिविडेंड देना है, मतलब कितना परसेंट हमें खुद रखना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट, ठीक है, और कितना डिविडेंड बांटना है ये चेक करना है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में बच गया एनआई, यानी कि एनआई अप्रोच हमारा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है। कुछ देर पहले भी स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। आखिरी क्वेश्चन में आते हैं आज के सीरीज का। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। देखो डेरिवेटिव सेगमेंट चूंकि एक तरह का बोल सकते हैं कि ये जो एफएनओ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, डेरिवेटिव सेगमेंट उसका पार्ट है और इसमें रिस्क भी काफी हाई होता है। तो जो ऑप्शन जो पार्ट होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, जो पुट एंड कॉल्स होते हैं, उस चीज में चीजों को बोला गया है डेरिवेटिव सेगमेंट या वायदा बाजार, हिंदी में जो बोला जाता है उसमें क्या बोलते हैं, वायदा बाजार। तो इस सेगमेंट को ऐसा रखा गया है कि इसमें जो रिस्क है वो काफी हाई होता है, डूबने के चांसेस भी बहुत होते हैं और उगने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो सेबी ने इस चीज को ध्यान रखा कि छोटे इन्वेस्टर्स से थोड़े दूर रहें, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, कहीं बर्बाद ना हो जाए भैया, जुआ है, प्रॉपरली बोल सकते हो, सिस्टमेटिक तरीके से खेलना पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा जो प्राइस है वो अप रखी है, बट कितनी प्राइस रखी हुई है, मिनिमम जो प्राइस है वो कितनी रखी है, वो रखी गई है 5 लाख रुपए। कितनी है, 5 लाख रुपए। पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है प्रॉपरली एकदम। तो ये थे 10 क्वेश्चंस, 10 में से आपने कितने स्कोर किए, फटाफट कमेंट करके जरूर बताओगे। और अगेन यार इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों यारों को शेयर करो और कम से कम लाइक जरूर किया करो, हमें भी अच्छा लगता है कभी कभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगेन अगले क्लास में। आप सभी लोग इसी तरह प्रॉपरली दिल लगा के पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।